यादवों का और मुसलमानों का, आइए चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए। मैं आपका काम नहीं करूंगा कि मेरे यहाँ 20 साल 25 साल से व्यक्तिगत कामों में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत काम अगर हुआ है इसी दो समाज का। लेकिन जब सिर्फ और कोई कारण हो जिसके कारण उनको वोट नहीं देते, कोई बात नहीं, कोई हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं कराया हो, उनको कोई कष्ट नहीं कराया हो, कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी से जुड़े हुए क्या हम मोदी। कभी आपने सोचा है कि जो नफरती बयान होते हैं वो भाजपा के खेमे से क्यों आते हैं, या भाजपा के जो साथी होते हैं उनके खेमे से नफरती बयान क्यों आते हैं? ये कभी सोचना इस बात को। और आज एक ऐसा ही बयान मैं आपको दिखाने वाला हूं। बिहार से जेडीयू के सांसद, उनका एक बयान निकल करके सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ये यादव और मुसलमानों का मैं काम नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि ये घटिया बयान है। मैं वो जिम्मेदारी के साथ ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन जो सांसद अपने आप को चाहते कि माननीय कहा जाए, उनको माननीय होते भी है सांसद, लेकिन आप माननीय वाली हरकत नहीं कर रहे हैं। आपकी जो जुबान है वो माननीय वाली नहीं है। आपकी जुबान से माननीय जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपका जो बयान है, वो जरा एक बार देखिए। ये कह रहे हैं कि मुसलमानों और यादवों का वो काम नहीं करेंगे। आपको आना है तो आप आइए, चाय पानी पीजिए, बैठिए, लेकिन वो ये काम करने वाले नहीं, उनका काम करने वाले नहीं। देखिए, चुनाव में तो होता है, चुनाव में होता है कि हम जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर वोट मांगते हुए नेताओं को देखते हैं, लेकिन चुनाव के बाद इस तरह की जो राजनीति वो नहीं दिखती है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, मेरे यादव और मुस्लिम दोस्त भी बता रहे हैं, मेरे यहां पर आए, आपका स्वागत है, आपको चाय पिलाऊंगा, मिठाई खिलाऊंगा, लेकिन आपका काम नहीं करूंगा। देवेश चंद्र ठाकुर, ये जेडीयू के सांसद है सीतामढ़ी से, और इन्होंने कहा है कि यादव और मुसलमान आएंगे तो चाय पानी पी लीजिए, लेकिन काम नहीं कराऊंगा। और जाहिर सी बात है, जो किसी के घर पर जाता है या किसी के पास में जाता है तो चाय पानी पीने के लिए नहीं जाता है, काम करवाने के लिए जाता है। चाय पानी तो अपने घर बैठकर भी पी लेगा। और आपसे मुलाकात करने के लिए सांसद जी, आपसे मुलाकात करने के लिए जो जरूरतमंद आदमी है, उसको ना जाने कितने लोगों को चाय पानी पिलानी पड़ेगी। वो कितने लोगों को चाय पानी पिला करके तो आपके पास पहुंचेगा, तो वो आपकी चाय पानी पीने के लिए नहीं पहुंचेगा, क्योंकि सांसदों का एक टोरा हो रहता है, मिलते नहीं है। पहली बात जो है, वो क्षेत्र में ही नहीं जाते हैं, पटना में डेरा डाल लेते हैं, पटना में ही जो है वो पूरा 5 साल का कार्यकाल निकाल देते हैं। लेकिन जो इन्होंने बयान दिया है, ये नफरत कहां से आती है? यादव और मुसलमान क्या इस देश के नागरिक नहीं है? और यादव और मुसलमान, चलिए मुसलमान तो आपको लगता है कि भाई वोट नहीं देते इसलिए साथ में नहीं है, लेकिन यादव, बताइए, आपने मोहन यादव को सीएम बनाया तो मुसलमान, वो यादव दूसरे डीएनए वाले हैं क्या? और जो बिहार के यादव दूसरे डीएनए के हैं क्या? ये मतलब कैसे फर्क कर लेते हैं आप? एक आपके भूपेंद्र यादव है, राजस्थान से सांसद जीत करके आया अलवर से, अब मंत्री बना दिया उनको। तो मतलब आपका यादव और दूसरे का यादव जो है, कमाल की बात है। मतलब अभी तक तो हम देखते थे कि मुसलमानों के नाम पर राजनीति की जाती थी, लेकिन अब जहां पर यादव मजबूत है तो वहां पर यादवों को टारगेट किया जाएगा, और जहां पर जाट मजबूत है तो वहां पर जाटों को टारगेट किया जाएगा। हम देख रहे हैं हरियाणा में जाटों के साथ में क्या किया जा रहा है। जाटों को कैसे मंत्रालय से दूर, टिकट से दूर, कुर्सी से दूर, अब जनता के हाथ में, जनता किसको पास लाएगी और किसको दूर कर देगी। लेकिन ये एक ध्रुवीकरण की जो राजनीति है वो साफ तौर पर दिखती है। ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति है कि इसको पकड़ लो और उसको सारे को खिलाफ कर दो।
इनको पकड़ लो और इनको सबको खिलाफ कर दो। ये जो राजनीति है, मुझे लगता है कि बीजेपी की राजनीति कम से कम अब नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए। इस राजनीति से अब भला नहीं होने वाला है। इस राजनीति से अब वोट नहीं मिलने वाले। एक वक्त था जब आपने इस राजनीति से वोट हासिल की। सुनते जरा बयान इनका। काम मैं आपका नहीं करूंगा, इसलिए कि तीर दबाकर मेरे लिए आप तीर दबाते तो आपको उस तीर में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता, इसलिए अपने लालटेन दबाया। तो अगर यही बात है तो मैं आपके काम करते वक्त आपके चेहरे पे लालटेन और लालू जी का चेहरा क्यों नहीं देखूं? आप बताइए कैसे मैं आपका काम करूं? मैं नहीं कर सकता। और ये पहली बार मैं कर रहा हूं। मैं कहा उनको ये पहली बार जिंदगी में 70 साल का उम्र हो गया मेरा, ये पहली बार कर रहा हूं। बड़े दुख के साथ कर रहा हूं, लेकिन कर रहा हूं और करूंगा। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए। मैं आपका काम नहीं करूंगा। स्पष्ट रूप से मैंने उसको बताया। जरा कहा सर आपके जैसे काम। तो यादव और मुसलमानों के लिए रेड लाइन खींच दी है। एक जो है वो यादवों और मुसलमानों के लिए लाल जो रेखा खींच दी सीधे तौर पर। ये कैसा देश बनाना चाहते हैं? ये सबका साथ सबका विकास। और जब नीतीश कुमार की पार्टी, मैं आपको बता रहा हूं, जब नीतीश कुमार की पार्टी अगर कभी ऐसा मौका आया कि टूट करके उधर जा रही है, तो ऐसे लोग सबसे पहली कतार में आपको दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, जरा राजनीति को भी समझिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार ने जो यादव उधर जा रहा था, ऐसा बयान दिलवा करके, जो यादव बीजेपी की तरफ जा रहा था, ऐसा बयान जेडीयू की तरफ से दिलवा करके और उस यादव को वापसी तेजस्वी की तरफ तो नहीं कर दिया है। क्योंकि सबको पता है अगर बीजेपी बिहार में मजबूत होगी तो नीतीश कुमार की पूछ खत्म हो जाएगी। वो उनको कोई नहीं पूछेगा फिर। नीतीश कुमार की पूछ तभी तक है, नीतीश कुमार को तभी तक जो है पूछा जा रहा है जब तक बीजेपी वहां पर मजबूत नहीं है। बीजेपी जिस दिन वहां पर मजबूत हो जाएगी, नीतीश कुमार टाटा बाय बाय, खेल खत्म। तो क्या नीतीश कुमार ने यह बयान दिलवाया है? और नीतीश कुमार वो चाहते हैं कि जो यादव उधर जा रहे हैं बीजेपी की तरफ, वापसी चले जाएं उधर। क्योंकि इस बयान से ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई बीजेपी का भला हो जाए। बीजेपी का जो है वो कुछ बुरा जरूर हो सकता है, बीजेपी का जो है नुकसान हो सकता है, लेकिन बीजेपी का भला इस बयान से कम दिखाई नहीं दे रहा। तो बहरहाल बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से बयानबाजी ये की जा रही है, इससे किसका भला है? और जो नीतीश कुमार की इस बयान के पीछे जो चाल दिखाई दे रही है, इससे तो फिर यह भी लगता है कि स्पीकर पद के लिए राह आसान है। और ऐसे में इंडिया गठबंधन की तरफ से, बड़ा दाव चल दिया गया है। इंडिया गठबंधन की तरफ से एक बड़ा दाव चला गया है, जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों को एक बड़ा ऑफर दिया गया है। इस ऑफर की हम बात करेंगे और बाकायदा इसको लेकर के एक वीडियो भी सामने आ गई है, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जरा आप देखिए कि स्पीकर को लेकर के अभी तक बात नहीं बनी है और यहां पर इंडिया गठबंधन की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है, यानी अंदर खाने का जो मैसेज इंडिया गठबंधन तक पहुंच रहा है वो यही है कि अभी भी बात नहीं बन पाई है। वरना अगर बात बन जाती तो इंडिया गठबंधन ऑफर देकर के अपने आप को कमतर नहीं करता। वहां पर बात नहीं बनी है, इसीलिए यहां से ऑफर आ रहा है और इसीलिए यहां से ये कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़िए, हम
आपके साथ है। नीतीश और नायडू को अब फैसला करना है। नीतीश और नायडू को अब फैसला करना है कि वो क्या चाहते हैं। तो बड़ी खबर स्पीकर को लेकर के जो सामने आ रही है, बड़ी बैठक हुई है, उसके बाद में खबर सामने आई है और एक एक करके जरा खबर आपके सामने परत दर परत में रखता हूं और आप देखिए कि अभी तो ये शुरुआत हो रही है। अभी तो ये जो चक्र है वो चल रहा है, ये कहां पर जाकर के ठहरता है। कि देखिए पहले जो नाम बन रहे थे, पहले जिन पर चर्चा हो रही थी, अब खबर ये है अंदर खाने की चर्चा वहां से हट करके कुछ नए नामों की तरफ जा रही है। और ऐसे में आखिरी दाव भी मोदी जी चल सकते हैं अपना। तो ये संजय राउत का बयान देखिए, अगर टीडीपी लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारती है तो इंडिया गठबंधन में उसके समर्थन में सहमति बनाई जाएगी। ये एक बयान आया कि अगर टीडीपी अपना उम्मीदवार उतारेगी तो हम उसके लिए आपको सहमति बना करके देंगे, हम आपके समर्थन में वोटिंग कराएंगे। ये सीधा मैसेज दे दिया गया। अब इसके बाद में एक और बड़ा बयान आया और ये भी देखिए आप, राजनाथ सिंह के घर पर बैठक हुई है। राजनाथ सिंह के घर पर यह बैठक हुई है और राजनाथ सिंह के घर पर 26 जून को, और अभी अभी लेटेस्ट अपडेट जो है वो 26 जून को चुना जाएगा लोकसभा का स्पीकर। लिस्ट में दो नेताओं के नाम निकल करके सामने आ रहे हैं, दो प्रदेश के नेताओं के नाम निकल करके सामने आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ये अभी की लेटेस्ट खबर मैं आपको बता रहा हूं, 26 जून तक। और ये राजनाथ सिंह के घर पर जो बैठक हुई है, इसमें माथापच्ची इसी बात को लेकर के हो रही है कि क्या कोई नया नाम सामने आ सकता है, क्या कोई नया नाम आपके पास में है जिस पर कम से कम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों तैयार हो जाए। 26 जून तारीख याद रखिए, 26 जून को लोकसभा का स्पीकर का ऐलान हो सकता है। पहले जो शुरुआत होगी, सत्र की शुरुआत होगी, संसद के सत्र की शुरुआत होगी, वो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा होगी। प्रोटेम स्पीकर को लेकर के ज्यादा विवाद नहीं होता है। प्रोटेम स्पीकर होता है जो संसद में सबसे ज्यादा सीनियर हो, और प्रोटेम स्पीकर का रोल जो है जब तक स्पीकर की नियुक्ति नहीं होती तब तक रहता है। लेकिन अब ये खबर है कि राजनाथ सिंह के घर पर जो बैठक हुई है उसमें आंध्र प्रदेश से और उड़ीसा से एक एक नाम सामने आया है और उन पर जो है वो चर्चा रखी गई है। तो अब इसको लेकर के इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी ने भी आज एक बयान जारी कर दिया है। राज्यसभा की सांसद है, अभी अभी इनकी मुलाकात भी हुई है कुछ देर पहले। ये उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे से मिलकर के आई हैं और इन्होंने एक बयान जो जारी कर दिया है। इन्होंने कहा है, स्पीकर पोस्ट और गवर्नर पोस्ट का दुरुपयोग कर बीजेपी ने अपने ही सहयोगी दल को खत्म करने की कोशिश की है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि टीडीपी या जेडीयू इस पद के लिए मांग करे। स्पीकर एनडीए का हो, वरना उनकी खुद की पार्टियां जो भाजपा से बचाने में मुश्किल हो। तो ये जो है वो इतिहास बता रही है, बीजेपी का इतिहास। और बीजेपी की बहुत पुरानी पार्टी है, सहयोगी पार्टी है शिवसेना। लेकिन ये बता रहे हैं कि कैसे जो है वो बीजेपी ने लोकसभा स्पीकर के जरिए, राज्यसभा स्पीकर के जरिए, विधानसभा स्पीकर के जरिए और साथ ही साथ गवर्नर के जरिए पार्टियों को खत्म कर दिया है, पार्टियों को तोड़ दिया है। तो इसलिए जेडीयू हो या टीडीपी हो, उनको स्पीकर पद की डिमांड करनी चाहिए, वरना इनकी खुद की पार्टियां भी खत्म हो जाएंगी। ये प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से यहां पर कहा गया है। तो बड़ी खबर जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। हालांकि जो अंदर खाने चर्चा हुई है राजनाथ सिंह के घर पर, उसमें दो नाम सामने आ रहे हैं। इसमें भर्तहरि मेहताब जो कि उड़ीसा से हैं, और डी पुंदेश्वरी वो आंध्र प्रदेश से है। डी पुंदेश्वरी जो है वो चंद्रबाबू नायडू की साली है, उनके नाम की चर्चा है। और भर्तहरि मेहताब
ये इनके नाम की चर्चा निकल करके सामने आई उड़ीसा से। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी कुछ और बात कह रही है। प्रियंका चतुर्वेदी कुछ और मैसेज विपक्ष के नेताओं को देने का काम कर रही है। क्या कह रही है प्रियंका चतुर्वेदी, आइए एक बार सुनते हैं। नमस्कार। कुछ ही दिनों में नवनिर्वाचित सारे सांसद अपनी शपथ ग्रहण करेंगे और उस सत्र के समय स्पीकर की भी घोषणा होगी। स्पीकर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है और खास करके जब से भारतीय जनता पार्टी ने कुछ हथकंडों को अपनाकर संविधान को दरकिनार कर प्रजातंत्र के उसूलों को दरकिनार कर स्पीकर के प्रोफाइल को हुआ या गवर्नर के प्रोफाइल का इस्तेमाल कर अपनी मनमानी की है। पार्टियां तोड़ी हैं, सरकारें गिराई हैं, पार्टी पक्ष के जो सिंबल हैं, पार्टी के नाम हैं, जो उनका साथ देता है उनको दे दिए हैं और इसी मनमानी के चलते आज उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जहां उनको सिंपल मेजॉरिटी से दूर रखा गया है। और खास करके इस समय पर ये रोल इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अब ये जो लड़ाई है प्रजातंत्र और संविधान की, वो आगे लेकर जानी है और उनके दो अलायंस पार्टनर्स जो खुद भुक्तभोगी हैं, टीडीपी और जेडीयू के साथ जिस तरीके से गठबंधन टूटा और जो अपशब्द कहे गए नीतीश कुमार जी को लेकर, वो तो सबके सामने है ही। अमित शाह की तरफ से बयानबाजी हुई थी। सेम चंद्रबाबू नायडू जी ने को कैसे स्टेट गवर्नमेंट के अपैरेटस का यूज करके केंद्र सरकार ने उनको जेल में डाला और उनके अधिकारों का हनन किया और उनको मजबूर किया कि किसी तरीके से वो कॉम्प्रोमाइज करें। तो अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको कैबिनेट में तो कोई ऐसा महत्वपूर्ण रोल नहीं दिया है, अब जिम्मेदारी बनती है कि देश के संविधान को बचाकर रखने के लिए, देश के प्रजातंत्र को बचाकर रखने के लिए आप स्पीकर के रोल पे अड़े रहिए, मांग करिए, क्योंकि ये जो दायित्व होगा वो देश को के संविधान को बचाने के लिए होगा। आपने महाराष्ट्र में देखा किस तरीके से जो स्पीकर का रोल था उसके चलते कॉन्स्टिट्यूशन अंडरमाइन हुआ, प्रजातंत्र के उसूल अंडरमाइन हुए। सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा वर्डिक्ट था कि डिस्क्वालिफिकेशन, जो एमएलएज जिन्होंने पार्टी विप को डिफाई किया और जाकर फ्लोर टेस्ट में किसी के खिलाफ वोटिंग की है, उनको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। पर स्पीकर ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। स्पीकर ने जिन्होंने गद्दारी की पार्टी के साथ, शिवसेना के साथ हुआ, फिर हमने एनसीपी के साथ देखा, उन्हीं को बचाकर रखा। स्पीकर जो बीजेपी के हैं उन्होंने अपनी पार्टी के होने का धर्म निभाया, ना कि संविधान का धर्म निभाना। तो बस यही उम्मीद से कि आप समझेंगे कि ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अपने ही मित्र पक्षों को सबसे पहले खत्म करने का काम करती है। तो गाज अगर गिरेगी सबसे पहले इन्हीं दो पक्षों पे गिरेगी। आप ही के एक अलायंस पार्टनर चिराग पासवान जी से पूछे कैसे उनकी पार्टी को तोड़ मरोड़ कर खत्म करने की कोशिश की गई थी। ये बात अलग है कि चिराग पासवान खुद अभी कैबिनेट में बैठे हैं, पर वो भुक्तभोगी हैं। पर आपसे उम्मीद है कि आप लोग स्पीकर का रोल जरूर लेंगे और मांग करेंगे, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी देश की तरफ है, देश के संविधान की तरफ है और आने वाले समय में देश के प्रजातंत्र के लिए है। धन्यवाद। तो प्रियंका चतुर्वेदी आखिरी कील ठोकने का काम कर रही है। पता है कि अब निर्णायक स्थिति आ चुकी है, अब फैसले की घड़ी आ गई और फैसले की इस घड़ी में अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने अगर अपने आप को अभी भी स्पीकर पद के लिए आगे नहीं किया, तो फिर उसके बाद में जेडीयू और टीडीपी के पास में कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि मंत्रालय में कुछ मिला नहीं है। मंत्रालय में वो शुरुआत में डिमांड आ रही थी, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या अमित शाह गृह मंत्री ना बने, इस तरह की डिमांडें आ रही थी। लेकिन क्या किया, आपको तो सिर्फ एक एक कैबिनेट का मंत्री का दर्जा मिला है। और अगर अभी जो है वो इसी तरीके से चलता रहा तो मान करके चलिए कि फिर आपको क्या मिलने वाला है। तो यही जो है वो इस वक्त में सबसे बड़ा संदेश है, यही जो है वो इस वक्त में सबसे बड़ा संदेश है कि जेडीयू और टीडीपी दोनों आगे बढ़े और जेडीयू और टीडीपी दोनों आगे बढ़कर के स्पीकर पद के लिए डिमांड करें और विपक्ष उनका साथ देगा। और यही जो है उनके लिए सबसे बड़ी कम से कम चीज है कि अपनी पार्टी को आप बचा लीजिए। अगर यहां पर दोनों पार्टियां वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, जेडीयू और टीडीपी दोनों पार्टियां अगर आगे नहीं बढ़ पाती हैं, तो विपक्ष की तो जो राजनीति रहेगी सो रहेगी। और विपक्ष का अब जो है वो ज्यादा मोदी सरकार
कुछ अब कर नहीं पाएगी, क्योंकि विपक्ष बहुत मजबूत हो गया है, विपक्ष में बहुत सारे समीकरण बदल चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी चिंता इस वक्त में जो है वो बीजेपी के सामने है। इस वक्त में सबसे बड़ी चिंता वो बीजेपी के सामने ये है कि सहयोगियों को लगातार जो इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है, तो कैसे इस बात का ऐलान करें। और इसलिए 26 तारीख मैंने क्यों आपको बताई है, क्योंकि बीजेपी आखिरी तक इसको खींच करके ले जाना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि जरा सी भी अगर इंडिया गठबंधन को जगह मिली तो फिर उसके बाद में खेला हो जाएगा। इसलिए आखिरी तक इस नाम को गुप्त रखने की कोशिश की जाएगी, और आखिरी तक जो है वो कोशिश की जाएगी कि लॉलीपॉप दे करके बाकी के जो नेता हैं, जो उछट सकते हैं, जो बाकी के नेता विद्रोह कर सकते हैं, उनको किसी न किसी तरीके से शांत रखा जाए, और आखिरी में जाकर के बिल्कुल पीक पॉइंट पर जाकर के, बिल्कुल आखिरी पॉइंट पर जाकर के स्पीकर के नाम का ऐलान कर दिया जाए। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान है? एक बार बयान देखिए आप, केसी त्यागी के स्वर देखिए, और केसी त्यागी क्या कह रहे हैं। स्पीकर का पद सदन का सबसे मर्यादित पद होता है। उस पद के लिए पहला हक सत्तारूढ़ पार्टी का होता है। जो इंडिया गठबंधन की मांग है, उनके बयान आपत्तिजनक है। भाजपा या एनडीए का गठबंधन उस पद पर पहला हक है। हमारी पार्टी का मानना है कि भाजपा के गठबंधन, एनडीए के गठबंधन में भाजपा बड़ी पार्टी। कट रहा है वो स्क्रीनशॉट भाई, इसलिए उसका पहला अधिकार है। हम 35 साल से एनडीए में हैं, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि भाजपा ने जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की गई। तो ये बात जो है यहाँ पर कही जा रही कि एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि भाजपा को, जेडीयू को जो है वो तोड़ने की कोशिश हो। लेकिन सब जानते हैं कि जब नीतीश कुमार लालू यादव के साथ आए थे, तेजस्वी को जब डिप्टी सीएम बनाया, तो यही बात वो कहकर के आए थे कि महाराष्ट्र की तरह यहां पर भी एकनाथ शिंदे तलाश किया जा रहा है। और उसके बाद में आरसीपी सिंह जो है वो निकल करके चले गए थे, बीजेपी ज्वाइन कर ली थे उन्होंने। और खबर यही थी कि आरसीपी सिंह के जरिए जो है वो जेडीयू को तोड़ा जाएगा। ये इस वक्त में आप देखिए कि जो चीजें निकल करके सामने आ रही है, वो अपने आप में ये मैसेज दे रही है, वो अपने आप में सीधा साफ संदेश ये दे रही है कि बहुत कुछ अभी भी ऐसा है जो छन करके निकल करके सामने आना भी बाकी है। लेकिन एक बड़ा अजीबोगरीब जो है बयान निकल करके सामने आया। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।